This conference will now be recorded. हाँ ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हम ये कर चुके थे एडवांटेजेस ऑफ दैट। इसके अंदर हम हमारे सिंप्लीफिकेशन वाला प्रोसेस हो गया था पॉइंट ये वाला। एंड नेक्स्ट था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पेड, ये भी हो गया था। प्रोसीजर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ये भी हो गया था। मिनिमाइज द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये भी हो गया था कि हर किसी को एज अ ट्रीट किया जाता है, सबको सेम एज अ सेम ट्रीट किया जाता है एवरी पर्सन को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं नेट के अंदर। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वो आपको यहाँ से पता लगेंगे यार। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज है डिस्करेजिंग स्पेंडिंग। ठीक है, मेनली इसमें होता क्या था, opponents of the income tax sometimes point out that taxing income has the perverse effect of discouraging people from earning। ठीक है, मेनली क्या होता था, जैसे किसी की इनकम, ये जो वैट है नॉर्मली क्या होता था, कई बार इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो उससे लोग क्या करते थे, जो उनकी अर्निंग है वो माना जाता है कि उनकी अर्निंग उससे इफेक्ट हो गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वैट जैसे जैसे वैल्यू, वैट जो होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, यानी कि जो गुड्स के ऊपर जो वैल्यू ऐड हो रही है उसके ऊपर अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाता था। इफ द कंट्री स्टार्टेड ऑफ टैक्स स्पेंडिंग, इट कुड क्रिएटेड एन इंसेंटिव टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर। ठीक है, मेनली टैक्स का क्या काम होना चाहिए किसी भी कंट्री में। लास्ट क्लास में मानने हमने किया था एडवांटेज लिमिटेशन ऑफ वैट, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कि मेनली वैट की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, तो आज लास्ट क्लास में हमने एडवांटेजेस किए थे, आज हम डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी कंट्री में अगर टैक्स को स्पेंड करना करा जाता है तो उसका नॉर्मली इंसेंटिव क्या होता है, नॉर्मली इसको मोटिव क्या होता है, इट कुड क्रिएट एन इंसेंटिव टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर। खर्चा कम किया जाए और जो सेविंग है वो ज्यादा की जाए, बिकॉज सेविंग वुड बी टैक्स फ्री। दिस दिस कुड हैव अ रिसेशनरी इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी if spending decline significantly। ठीक है, अगर स्पेंडिंग एकदम से कम होती है तो इससे क्या होता है, रिसेशन का जो इफेक्ट होता है इकोनॉमी में वो नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम सेविंग्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इससे क्या होता है, एक तरह से डिस्करेजिंग इफेक्ट पड़ता था पीपल्स के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कस्टमर यानी कि जो देश में कंट्री में जो कस्टमर है जो गुड्स को परचेज कर रहे हैं फाइनली, सबसे आखिरी जो हमारी चेन होती है, नॉर्मली जैसे मैन्युफैक्चर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने सप्लायर को बेचा और सप्लायर ने फाइनली कंज्यूमर को बेचा, तो जाहिर सी बात है जो बर्डन पड़ेगा वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। तो उससे उनकी सेविंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, और जब सेविंग इफेक्ट होगी तो स्पेंड ज्यादा होगा और सेविंग कम हो पाएगी। ठीक है, तो एक तरह से डिस्करेजिंग स्पेंडिंग इसको डिस्करेज करता था ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, ये पहला पॉइंट है आपके बैट के डिसएडवांटेजेस का। हम्म।
हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था इसका डिसएडवांटेज का। उसका देखिए सेकंड है इसका रिग्रेसिवनेस, कि जो वैट था आपका एक तरह से रिग्रेसिव टैक्स था। धीरे धीरे करके जो अमाउंट है प्रोडक्ट का, वो जो उसकी वैल्यू है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है, तो एक तरह से रिग्रेसिवनेस में ज्यादा थी। ठीक है, अभी समझाते हैं कि ये रिग्रेसिवनेस क्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए तब तक आप इसको। This conference will now be recorded. हाँ ओके, देखो सेकंड पॉइंट है इसका रिग्रेसिवनेस। रिग्रेसिवनेस में क्या होता है, प्रोपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इन विच द मोर यू मेक द मोर यू पे। इसमें नॉर्मली होता क्या है, जितना आप ज्यादा अर्न करते हो उतना आप ज्यादा पे करते हो। आर अपोज्ड टू द वैट बिकॉज इट इज इनहेरिटेडली रिग्रेसिव। नॉर्मली होता है कि जितना ज्यादा आप अर्न करते हो उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ता है, लेकिन वैट में इसका उल्टा होता है। जनरली स्पीकिंग द पुअरर पर्सन, the more likely they are to spend rather than save their money. This means that a higher proportion of a low earning person income would be subjected to VAT than that a high earner than a high earner income. अब जैसे एक तरह से लो अर्निंग पर्सन है कोई, तो वो क्या करता है, वो भी सेम प्रोडक्ट के ऊपर सेम गुड देता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्पेंड ज्यादा करेगा, सेव कम कर पाएगा अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो नॉर्मली होना चाहिए कि जितना ज्यादा आप कमाते हो उतना उतना ही ज्यादा आप पे करते हो, पर उसका जो वैट में होता है उसका उल्टा होता है। एक तरह से इसमें रिग्रेसिवनेस ज्यादा होती है कि पर वैल्यू के साथ उसमें टैक्स ऐड होता रहता है। तो जो जो सप्लाई चेन के अंदर जो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और सप्लायर होते हैं, वो तो अपना बेनिफिट उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन कस्टमर कहीं ना कहीं जो सबसे एंड में होता है, जो लो अर्निंग पर्सन होता है, वो कहीं ना कहीं इस चेन सप्लाई चेन में फंस जाता है। ठीक है, उसको एक तरह से हाई अमाउंट पे करना पड़ता है, जिससे उसकी सेविंग पे फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ओके, इस तरह से एक तरह से ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा वैल्यू एडेड टैक्स का। एंड थर्ड यहाँ पे आपको बता रखा है यहाँ से कि डिटरमाइनिंग वैट पॉलिसी। वैट पॉलिसी को यहाँ समझाने के लिए आपको बता रखा है। अभी आगे मैं इसको वैट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो एग्जांपल के उससे बताऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो चीज।
ठीक है, वन ऑफ द वे टू mitigate the regressive nature of the VAT is to tweak the items that are subjected to it. For example, excluding energy or rent from the VAT could lessen its impact on poorer people. Mainly जो होता है आपकी एनर्जी लगती है जो वैट वगैरह को कंसीडर करने में, वो कहीं ना कहीं पुअर, मेन इसका जो कंसीडरेशन है, सारी जो कंसंट्रेशन है वैट की पुअर सेक्शन पे इन्होंने बता रखी है, क्योंकि एक तरह से जो वैट जितनी ज्यादा सप्लाई चेन बड़ी होगी, एंड में जो पर्सन होगा या जो भी कम्युनिटी होगी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मेनली इसमें यही बता रखा है, पूरी जो वैट की सबसे ज्यादा उसकी बड़ी डिसएडवांटेजेस थी वो यही थी कि एंड में जो सप्लाई चेन के बिल्कुल एंड में जो कम्युनिटी आती है, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कम्युनिटी हो, अगर सबसे एंड में सप्लाई चेन के सबसे एंड में कोई आता है जो लो अर्निंग पर्सन है या जो भी है, उसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर काफी बर्डन पड़ता था इस टैक्स का। ठीक है, और बर्डन उसके ऊपर पड़ता था लेकिन बेनिफिट उसके अलावा बाकी सबको मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो पॉलिसी है उसको डिटरमाइन यहाँ से कर रखा है, डिटरमाइनिंग विच आइटम्स आर सब्जेक्टेड टू वैट एंड विच आर नॉट। अब यहाँ से नॉर्मली गवर्नमेंट को बताना चाहिए था कि कौन सा जो आइटम है वो वैट के लिए सब्जेक्टेड है और कौन सा नहीं है। कैन बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया था क्योंकि उसके जो रेट थे, जैसा आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, इसके रेट काफी सारे थे। ठीक है, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, इस तरह से अनडिफाइंड इसके रेट थे। ठीक है, करीब करीब 8 जो है 8 इसके रेट हुआ करते थे, 8 या 9, 8 से 10 के बीच में हुआ करते थे इसके रेट। ठीक है, तो इसमें इनके काफी सारे डिसएडवांटेजेस में मेन डिसएडवांटेजेस का यही रहा है कि इसकी रेट ज्यादा थी, आइटम डिटरमाइन नहीं कर सके थे कि कौन सा आइटम किस स्लैब रेट के अंदर आना चाहिए, पर्टिकुलर किस स्लैब रेट के अंदर होना चाहिए। ओके, तो ये वाला सेकंड, ये वाला कंप्लीट करो, डिटरमाइनिंग वैट पॉलिसी, यहाँ से आपको वैट की पॉलिसी पता लग जाएगी और फिर आगे आपको बता दें कि किस तरह से इसका डबल इफेक्ट पड़ता है, जिसको कास्केडिंग इफेक्ट भी बोला जाता था।
बोल सकते हैं इसके लिए। हाँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, डिटरमाइनिंग वैट पॉलिसी यहाँ तक आप सबने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डबल वैमी। ठीक है, डबल वैमी एक तरह से इसका जो डबल इफेक्ट पड़ता था, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे करके वैल्यूज के ऊपर टैक्स ऐड हुआ होता था। तो जैसे जैसे उसमें सप्लाई चेन के अंदर जैसे जैसे जो भी पर्सन आ रहा है वो अपनी मार्जिन और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट की है वो अमाउंट उसके अंदर जोड़ता है, उसके बाद उस पर टैक्स देता है। तो वो टैक्स धीरे धीरे करके उस वैल्यू में ऐड होता रहता था और उससे क्या होता था, डबल कास्केडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। जो गुड्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती थी। तो मेनली उसी को यहाँ पे इन्होंने डबल वैमी करके बोल रखा है। A VAT doesn't necessarily increase or decrease government tax revenue depending on how it's implemented. ठीक है, it could have any of these effects. However, when VATs come into force in Europe, they were added to existing income tax. ठीक है, अब जैसा इन्होंने एक एग्जांपल बता रखा है कि जब ये पहली बार जो वैट है, ये जो पहली बार यूरोप में शुरू हुआ स्टार्ट करना, तो उन्होंने क्या करा, दे वर एडेड टू एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स। उन्होंने इस वैट को अलग से कोई टैक्स नहीं बनाया, उन्होंने इसको क्या करा, जो उनका पुराना इनकम टैक्स का जो एक्ट चल रहा था, इनकम टैक्स का जो लॉ चल रहा था, उसी इनकम टैक्स में इस वैट को उन्होंने कंबाइन कर दिया एक तरह से। ठीक है, उसी में उसको जोड़ दिया यूरोप में। This greatly increased both the income tax burden and the level of spending in most European countries. और इससे क्या हुआ, एक तरह से इनकम टैक्स तो बढ़ा ही बढ़ा, इनकम टैक्स का बर्डन भी बढ़ गया एम्प्लॉयज के ऊपर, और उससे भी ज्यादा बढ़ गया लेवल ऑफ स्पेंडिंग इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि यूरोपियन की जितने भी कंट्रीज थी जहाँ पर भी ये सेम लॉ अप्लाई किया गया था, वहाँ पे क्या हुआ, इनकम टैक्स का बर्डन भी बढ़ा और साथ ही साथ उनकी जो लेवल ऑफ स्पेंडिंग है वो भी बढ़ गई। यानी कि एक सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो पहले उनको प्राइस देना पड़ता था, अब वो वैट लगने के बाद उससे ज्यादा प्राइस उनको देना पड़ता है। ठीक है, तो इनकम के ऊपर भी वो टैक्स देते थे और उस इनकम से जो वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर भी वो एक हैवी टैक्स पे करते थे। इफ अ वैट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट द abolition of income tax, it could be have the same impact here. ठीक है, अगर नॉर्मली वैट को इन्होंने इनकम टैक्स से अलग, मतलब इनकम टैक्स के साथ उसको नहीं जोड़ा होता यूरोपियन कंट्रीज में, तो नॉर्मली उसका इफेक्ट भी हमारे जैसा ही पड़ता। ठीक है, तो एक तरह से इसको डबल वैमी यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट है इसका डिसएडवांटेजेस का।
ओके, यहाँ तक सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, डबल वैल्यू इफेक्ट यहाँ तक सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? आपके लिए काम हाँ ओके ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको वैट कैलकुलेशन की स्क्रीन दिख रही होगी। करना है? ठीक है, देखो यहाँ से वैट कैलकुलेशन की आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इसको मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से वैट कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे हमने कोई गुड या कोई प्रोडक्ट हमने परचेज करा सप्लायर ए से, तो जो परचेज की वैल्यू थी वो 1000 रुपये हमने उसको पे करनी थी। मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपीज थी और उसके ऊपर 13% का टैक्स लगा, तो 130 रुपये हमने उसको पे करे, 1130 रुपये, यानी कि वैट के साथ हमने उसको अमाउंट पे करा। वो अमाउंट हमने पे करा 1130 रुपये। अब आगे हमने वही प्रोडक्ट सेम, उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ हमारा एक्सपेंस हुआ जो वो हमने ऐड किया। ठीक है, तो टोटल हमने उसके ऊपर 200 रुपये ऐड करे। ठीक है, 200 रुपये कैसे? कुछ हमारा उसके ऊपर जो एक्सपेंस हुआ होगा वो ऐड करा और कुछ उसके ऊपर हमने अपना मार्जिन ऐड करा, प्रॉफिट मार्जिन जो भी हमने ऐड करना था वो ऐड करा। तो टोटल अमाउंट हुआ उसका 1200 रुपये। अब हम वो सेम प्रोडक्ट हम उसको कस्टमर को बेचेंगे 1200 रुपये का, उसके ऊपर हम 13% का टैक्स लगाएंगे। टैक्स रेट आपकी सेम है, लेकिन जब अमाउंट बढ़ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जो टैक्स की रेट में टैक्स की जो अमाउंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो 1200 का यहाँ से 13% आया 156 रुपये। ओके, 156 रुपीज हो रहा है टैक्स का। तो टोटल आप जो कस्टमर हमें पे करेगा वो पे करेगा 1356 रुपीज। ठीक है, इस तरह से ये जो इसका कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता था इतना पड़ता था। यानी कि देखो, एक बस एक सप्लाई चेन में, यानी कि हमने 1130 का खरीदा और 1356 का उसको हमने आगे सेल कर दिया, इतना इफेक्ट पड़ जाता था। ठीक है, अब सोचो अगर यही सप्लाई चेन कम से कम 3-4 बार हम इसको यूज करें तो कम से कम ये 1000 रुपये का इफेक्ट पड़ जाएगा 1000 रुपये के प्रोडक्ट पे। जिसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि जितने ऐसे प्रोडक्ट शुरू हुआ था उतना ही उस पर और एड ऑन हो गया। ठीक है, अब जैसे किसी ने 1356 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करा, अब इसके ऊपर अपना कुछ वो एक्सपेंस ऐड करेगा, उसके ऊपर कुछ मार्जिन ऐड करेगा, एंड देन ये प्रोडक्ट आपको जो फाइनली थर्ड कस्टमर तक जाएगा उसको कितने का पड़ेगा? उसको अराउंड पड़ेगा ये 1700 का या 1600 का। तो इस तरह से रेट इसमें एड ऑन होती रहती है। ठीक है, तो 130 रुपये हमने वैट पे करा जब हमने परचेज किया प्रोडक्ट, और उसके बाद 156 वैट हमने कलेक्ट किया, 156 रुपीज हमने वैट कलेक्ट किया जब हमने प्रोडक्ट को सेल किया। ठीक है, तो परचेज करते टाइम जाहिर सी बात है हम वैट को पे करते हैं और सेल करते टाइम हम वैट को रिसीव करते हैं, लेकिन टैक्स होता है कस्टमर से, वो टैक्स का अमाउंट हम कस्टमर से रिसीव करते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, ये वैट की कैलकुलेशन है, तो अभी बस मैंने परचेज और सेल की बताई है, वैट पेबल अभी नहीं बताया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ ठीक है, ओके गुरकीरत सुभाष, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वैट पेबल की, यानी कि गवर्नमेंट को हमें फाइनली कितना वैट पे करना पड़ेगा। तो जो वैट पेबल कैलकुलेट करते हैं हम उसका देखो यहाँ से एक फॉर्मूला है, सिंपल था, वैट चार्ज ऑन सेल माइनस वैट पेड ऑन परचेज, यानी कि जितना वैट आपने इकट्ठा किया है उसमें से माइनस कर दो जितना वैट आप पे कर चुके हो। यानी कि जो परचेज के टाइम पे आप जो वैट पे कर चुके हैं, अब वो आप गवर्नमेंट को थोड़ी दोगे, वो तो आपने जिस सप्लायर को दिया वो सप्लायर गवर्नमेंट को देगा, वो आप नहीं दोगे। यानी कि अगर आप सप्लायर हो बीच में तो वो आप नहीं दोगे। तो यहाँ पे क्या होता है वैट पेबल कैलकुलेट करने का, कि जितना आपने वैट इकट्ठा किया है सेल से उसमें से माइनस कर देंगे जितना वैट आप पे कर चुके हो परचेज को। तो 156 रुपीज हमने इकट्ठे करे थे और 130 रुपीज हम इसको पे कर चुके थे, तो 156 में से 130 माइनस करें तो हमारे 26 रुपीज आए, तो ये 26 रुपीज हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। ओके, इस तरह से हम वैट पेबल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। हाँ ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक?
इस तरह से वैट की कैलकुलेशन हमने सेल परचेज के टाइम पे भी करके देख ली, और फाइनली जब हम गवर्नमेंट को वैट पे करते हैं तो वैट टेबल की किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं हमने वो भी करके देख ली। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? इनके अपने हाथ का छोड़ दो। हाँ ठीक है, अब बस इसमें हमारा क्या रह रहा है एक तरह से, अब इसकी एंट्री हम टैली में किस तरह से करेंगे, ये काम रहता है हमारा कि किस तरह से हम परचेज के टाइम पे वैट पे करेंगे और सेल्स के टाइम पे हम वैट को कलेक्ट करेंगे, और फाइनली जितना हमारा डिफरेंस आएगा उस वैट को हम आगे पेमेंट वाउचर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट है एक तरह से, तो ये हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाए वैट आपका। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये वाला ले लेंगे और एक एग्जाम्पल एक और ले लेंगे, तो प्रैक्टिकल में हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको इजीली, ताकि सेम इसी तरह से बॉक्सेस बना के परचेज सेल्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको इजीली बाद में समझने के लिए आसानी हो। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। हेलो 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 हेलो
हाँ ओके, यहाँ तक सब आप सबने नोट डाउन कर लिए? हाँ ठीक है, यहाँ तक आप सबने नोट डाउन कर लिया। बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके ओके ठीक है, ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं फिर। बाकी अगर कोई इसमें कुछ डाउट रहते हैं तो प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।